आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड न्यूज की। विश्व विख्यात बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ आज 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन हो रहा है। इस वर्ष के 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए, जिसके बाद अब शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष बहुत चुनौतियां रही हैं। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा की वजह से यात्रा बाधित रही, लेकिन बावजूद उसके 51 लाख का आंकड़ा यात्रा में पूरा हुआ है। उसी ओर श्रद्धालुओं यात्रा का अच्छा अनुभव लेके गए हैं। यात्रा का संयोजन करने वाले तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज के लोग, धार्मिक सभाओं के लोग, प्रतिनिधिगण, प्रशासन के लोग, घोड़े खच्चर वाले लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया गया। अब हम शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जल्द ही इसे संचालित करेंगे और आने वाले समय में 4 धाम यात्रा और सुगम होगा और इसका प्रयास करेंगे। देखिए, इस वर्ष बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद भी 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया। और अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही शीतकालीन यात्रा को भी ठीक प्रकार से संचालित करेंगे और आने वाले वर्षों में 4 धाम यात्रा और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे। देहरादून के रेस कोर्स में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें बलिदान दिवस पर श्रद्धा और सम्मान के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर गुरु तेग बहादुर जी के अतुलनीय त्याग और शौर्य को नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में गुरु तेग बहादुर साहिब जी की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं। उन्होंने सिख समाज के उत्थान के लिए अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, लंगर के लिए FCRA मुक्त व्यवस्था, साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस घोषित करने, गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से वापस लाने और 1984 के दोषियों को सजा देने जैसे निर्णयों का उल्लेख किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा PM मोदी के 2047 वाले बयान पर दिए गए विवादित बयान पर टिप्पणी के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया। अखिलेश ने कहा था कि वो खुद ही नहीं रहेंगे धरती पर, बेमतलब की बातें कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं। उसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। CM धामी ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को संस्कारहीन बताते हुए कहा कि जिनके संस्कार ऐसे हो, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, तो इनके माता पिता को इन्हें अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान करना संस्कृति का हिस्सा है। अखिलेश यादव का बयान बताता है कि उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुंच गया है। धामी ने कहा कि चुनावी राज्यों के नतीजे आने के बाद इस तरह की टिप्पणी करना अखिलेश यादव की हताशा दिखाता है। देखिए, जिनके संस्कार इस प्रकार के हों, आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या अभी जहां चुनाव हुआ है तेजस्वी यादव, ये सब अपने चूंकि इनके माता पिता को इनको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे, घर के बड़े बूढ़ों को अच्छे संस्कार सिखाने जाने चाहिए थे। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को
उनकी दादी से लेकर उनकी माताजी, उनकी बहन, किसी ने भी ये संस्कार नहीं सिखाए। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उनको भी अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ तो एक संस्कृति है, संस्कार है कि अपने से छोटों का भी बहुत सम्मान किया जाता है, उनके प्रति भी व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं रखा जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार से आने वाले राज्यों के जितने भी चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, उससे अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का बयान देना उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुंच गया है, ये दर्शाता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मझखाली मंडल सहित आसपास के गांवों में जन मिलन कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बता दें कि मंत्री रेखा आर्या ने पीपलटाना, मकड़ों, मकजौड़ा गांव में सड़क निर्माण, सोलर लाइट स्थापना, पेयजल सुधार, मंदिर निर्माण और सौंदर्यकरण समेत कई योजनाओं के लिए विधायक निधि से लाखों रुपए आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन फिर से शुरू हो गए हैं, इसलिए जरूरतमंद परिवार ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन भेजें। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने ग्राम पीपलटाना और मकड़ों में दो अलग अलग सीसी रोड बनाने और 10-10 सोलर लाइट लगाने की घोषणा की गई है। मकचौड़ा गांव के लिए पेयजल व्यवस्था सुधार में 4 लाख, 2 सड़क बनाने के लिए कुल 4.5 लाख और 21 सोलर लाइट की घोषणा की गई है। मंत्री ने महिलाओं से डेयरी और पशुपालन में रोजगार की पहल के लिए प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजने का आग्रह किया है, ताकि सरकार मदद उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने विद्यालयों में खेल मैदान निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता एवं आवश्यक दस्तावेज मिलने पर खेल विभाग से बेहतर खेल सुविधाएं दिलाने का आश्वासन भी दिया है। और मैं अपने स्तर से जो उनकी अन्य मांगे हैं, चाहे वो मंदिरों के सौंदर्यीकरण हो या लिंक मोटर मार्ग हो या पेयजल की दुरुस्तीकरण हो, उसके लिए अपनी निधि के माध्यम से उन्हें देकर हमारी यही कोशिश है कि उनको सुविधा प्राप्त हो। देखिए, वैसे तो यही व्यवस्था है कि ई-केवाईसी सभी की होनी है जितने राशन कार्ड के हमारे पात्र व्यक्ति हैं, परंतु केवल उसी परिस्थिति में छूट है जिस परिस्थिति में हमारा जो लाभार्थी है, यदि उसके हाथों के, उसके आँखों के, यदि थंबप्रिंट और या फिर उसके रेटिना का हमें एक्सेस नहीं मिलता है, तो उस परिस्थिति में संबंधित को परेशान ना किया जाए, इस प्रकार के निर्देश विभाग की ओर से निर्गत कर दिए गए। और जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं हैं और वो बाहर कहीं दूरस्थ, जो उनके आने जाने में हो सकता है कि कई दिन लगते हो, ऐसे लोगों को इस बात से भी विभाग की ओर से डीएसओस को निर्देशित किया है कि हम लोग ऐसे लोगों को परेशान ना करें। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत सहकारिता विभाग और चमोली जिला सहकारी बैंक की ओर से आयोजित सहकारिता मेले का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ किया गया। मेले का शुभारंभ थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों की ओर स्टॉल लगाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के संदेश को भी प्रसारित किया गया। पुलिस मैदान गोपेश्वर में मेले का शुभारंभ के मौके पर राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में सहकारिता के संकल्प को मजबूत करने के लिए सहकारिता मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। वहीं चमोली जिला सहकारी बैंक की ओर ऋण आवंटन और ऋण जमा करने को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है, जिससे बैंक की आय में भी वृद्धि हुई है। बताया जा रहा है कि चमोली जिला सहकारी बैंक की ओर से जनपद जल्द 3 नवीन शाखा का संचालन शुरू करेगी। जिस प्रकार की सुविधाएं आज सहकारिता के माध्यम से रोजगार की हमारी सरकार दे रही है, मैं आज इस मौके पर अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत लंबी सोच के साथ आज सहकारिता पर शुरू, और मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से अभी आंकड़े आ रहे थे कि हम लोग बहुत अधिक अच्छे लाभांश में चल रहे हैं और लाखों लोगों को ऋण देकर कहीं न कहीं रोजगार को अवसर दिया गया है। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं पहाड़ जैसे हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ रोजगार की बहुत बड़ी
उत्तराखंड में होने जा रहे आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। वहीं अपनी जीत को लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस द्वारा बनाए गए चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, तो वहीं बीजेपी ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि हरक सिंह रावत वरिष्ठ नेता हैं और उनको असलियत देखते हुए बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम असलियत ना पर बात करते हैं तो लोग हमसे सरोकार नहीं रखते। आज बिहार में देखा, बंगाल में देखेंगे और अन्य प्रदेशों में भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता बीजेपी और प्रधानमंत्री के साथ है, हमसे सरोकार रखती है। जनता को पता है कि डबल इंजन की सरकार तेज गति से हमारे लिए विकास का कार्य करेगी। कहूँगी कि वो बड़े हरक सिंह रावत जी कोई आज के नहीं, बड़े पुराने और सीजन्ड नेता हैं। उनको भी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो असलियत है, उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम असलियत से परे बात करते हैं तो लोग हमसे सरोकार नहीं रखते हैं। तो जनता हमसे सरोकार रखे, माने कि हाँ जी ये कह रहे थे नेताजी और बिल्कुल सही बात कही, तो ऐसी कोई बात उनको करनी चाहिए। आज हमने बिहार में देखा, आज आप बंगाल में देखेंगे और आप आगे भी देखेंगे कि लगातार हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। और वो इसलिए बनने वाली है क्योंकि लोग हमसे सरोकार रखते हैं और लोग, जो जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। उन्हें पता है कि जब मोदी जी केंद्र में है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये डबल इंजन की सरकार कितनी तेज गति से हमारा एक विकास का काम करती है। प्रदेश में ऐसे लोग जो सक्षम होते हुए भी राशन कार्ड धारक बने हुए हैं, उन्हें आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पूर्व में खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश में आपात्र को ना और पात्र को हाँ के तहत एक मुहिम चलाई गई थी। इस मुहिम का उद्देश्य ये था कि ऐसे लोग जो सक्षम हैं वो अपना राशन कार्ड सरेंडर करा दें, लेकिन अभी भी राज्य में कई ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। देहरादून जिले के जिला पूर्ति अधिकारी के मिश्रा का कहना है कि भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देश मिले हैं कि जिले में ऐसे लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएं जो आयकर रिटर्न भी भर रहे हैं, एक बड़ी अमाउंट में लेन देन कर रहे हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य यही है कि जो ज़रूरतमंद है उनका उसका लाभ मिले। जो भी व्यक्ति अपना राशन कार्ड निरस्त कराना चाहता है वो अपने आपूर्ति कार्यालय में जाकर अपने राशन कार्ड को जमा करा सकते हैं। जनता की शिकायतों और परेशानियों के समाधान को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार का आयोजन हुआ। इस बीच जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा कि इस बार लगभग 150 शिकायतें मिली हैं, जिनमें कुछ शिकायतें सरकार की सेवाओं का लाभ नहीं मिलने से संबंधित थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निवारण निर्धारित समय के अंदर हो और उनकी शिकायतों का हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए सत्यापन भी करेंगे। खबर गदरपुर से है। उत्तराखंड में गन्ना पिराई स्तर जारी है और किसान शुगर मिलों में लगातार गन्ना सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पिराई स्तर शुरू हुए लगभग 1 महीना होने को है और अब तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है, जिसकी वजह से किसानों में रोष बढ़ रहा है। गदरपुर क्षेत्र में गन्ना किसानों में समर्थन मूल्य को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समय रहते गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है, जहां किसानों को लगभग 400 प्रति क्विंटल भुगतान किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में अब तक समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं हुई है और पिछला रेट 370 के आसपास क्विंटल चल रहा है, जो किसानों के अनुसार बेहद कम है। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आयुष के क्षेत्र में सुझाव को लेकर सरकार ने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है।
आयुष निदेशक डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि आयुष नीति के अंतर्गत हर जनपद के एक गांव को आयुष ग्राम बनाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष ग्राम में आयुष आधार पद्धति को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। उस गांव में जो होम स्टे और रिजॉर्ट होंगे उसमें आयुष आधारित चिकित्सा को प्रमोट किया जाएगा। पर्यटकों को भी आयुष से जोड़ने के लिए कार्य किए जाएंगे। राज्यों में हम लोग जो है आयुष नीति के अंतर्गत आयुष ग्राम तैयार करने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। तो शुरुआती दौर में प्रत्येक जनपद में एक आयुष ग्राम को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसके ऊपर कार्य योजना भी तैयार की जा रही है और भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की गतिविधियों को पिछले वित्तीय वर्ष से प्रारंभ भी किया जा चुका है। आगामी वर्ष में भी उन्हीं ग्रामों को बेहतर ढंग से और विकसित करने के लिए और उसमें कार्य योजना बनाई जाएगी। उसमें प्रमुखता से आयुष आधारित चिकित्सा पद्धति का उस ग्राम में बढ़ावा दिया जाने का उसमें प्रयास किया जाएगा। सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जिससे अतिक्रमणकारियों में एक बार फिर मचा हड़कंप। इसी क्रम में तहसील विकासनगर की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। बता दें कि विकासनगर तहसील प्रशासन की टीम ने पूर्व में भी डाकपत्थर, नवाबगढ़, भीमावाला, डकरानी, डालीपुर और कुल्हाल क्षेत्र में यूजेवीएनएल की सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर हुए अवैध कब्जों को कब्जा मुक्त कराया था। इस बार भी इन्हीं क्षेत्रों में बीते सप्ताह चिन्हित किए गए 6 ग्रामीण क्षेत्रों में 111 अवैध कब्जों और उस पर किए गए निर्माणों को बुलडोजर की मदद से कब्जा मुक्त करने की कार्यवाही शुरू की गई। एसडीएम विकासनगर और एसपी देहात की अगुवाई में सरकारी जमीनों पर बनाए गए वकीलों के चैम्बर, ग्रामीणों के अस्थायी निर्माण और अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों के खिलाफ ये कार्यवाही जारी है। एसडीएम विनोद कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों पर सरकारी भूमियों से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही लगातार जारी है, जो आगे भी जारी रहेगी। लोक निर्माण विभाग मुख्यालय की तरफ से देहरादून के प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी के पास आपदा में क्षतिग्रस्त हुए पुल के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। 16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के इस प्रस्ताव पर प्रत्याशा में निविदा भी जारी कर दी है और 14 दिन बाद टेंडर खोले जाएंगे। वहीं स्वीकृति मिलने पर अगले महीने से निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कहा कि बरसात के दौरान ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके पास ही वैकल्पिक पुल तैयार कर आवागमन सुचारू किया गया है। वहीं अब इसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है। जैसे ही विभाग की निविदा स्वीकृत होती है, उसके बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मुआडाबरा अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार को पुरस्कार में दिए गए 200 करोड़ रुपए के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य नए नए आयाम को छू रहा है। खनन को लेकर प्रदेश भर में तरह तरह के आरोप लगते थे, जिस पर पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री और खनन विभाग ने पारदर्शिता नीति अपनाते हुए जो पहले प्रदेश भर में 200 करोड़ रुपए का राजस्व नहीं जाता था, वो इस बार 1100 करोड़ रुपए का राजस्व पहुंचा है। कई गुना राजस्व बढ़ा है। उसी के तहत भारत सरकार ने भी इसकी प्रशंसा की है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।